फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। देश नायक की सीरीज में अब तक हमने ये देखा कि देश नायक अपने आप को ब्रिटिश जेल से छुड़वाते हैं, हाउस अरेस्ट में आते हैं। उसके बाद किस तरह से वो उस हाउस अरेस्ट से निकल के अलग-अलग भेष बदल के अफ़गानिस्तान जाते हैं। अफ़गानिस्तान से उनकी मंशा रहती है कि वो रशिया जाएँ, क्योंकि वो रशियन रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि रशिया उनका नेचुरल एलाय है। लेकिन वो रशिया जा नहीं पाते कुछ वजहों से और वो जाते हैं जर्मनी, या ऐसा कहें कि उन्हें जर्मनी जाना पड़ता है। फिर जर्मनी में वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे भी अपना काम करते हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास अपने जारी जारी रखते हैं, एक सेना बनाते हैं। फिर जर्मनी से वो निकल के जापान पहुँचते हैं। जापान में वो उस सेना को और मजबूत करते हैं और फिर हमला करते हैं अलग-अलग जगहों पे ब्रिटिश सेना पे। उसके बाद एक प्लेन क्रैश होता है। ये प्लेन क्रैश जापान के सरेंडर के बाद होता है और ऐसा कहा जाता है कि देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी उस प्लेन क्रैश में वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि थ्योरीज बहुत हैं और इन थ्योरीज पे आज हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जो भी थ्योरीज हैं वो आपको बताने की, और उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस थ्योरी को सही मानते हैं, किस थ्योरी को गलत मानते हैं। क्योंकि आज तक कोई भी आधिकारिक, मतलब एक समय था कि आधिकारिक ये था कि वो प्लेन क्रैश में शहीद हो गए, मगर अब तो कुछ आधिकारिक नहीं। तो हम शुरू करते हैं बात इस बात की कि कितनी सारी मौतें देश नायक जी को मिली। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर है सच। सात्विक? धन्यवाद शशांक। तो इस थ्योरी पे जाने से पहले हमें आखिरी के उनके 3-4 दिन देखने पड़ेंगे कि किस तरह से बीते, क्या चल रहा था, काफ़ी चीज़ें। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी के हिसाब से प्लेन क्रैश होता है 18 अगस्त को और हम जाते हैं 13 अगस्त को। नेताजी रिट्रीट के बाद वाया सिंगापुर पहुँचे वो, वाया बैंकॉक। और सिंगापुर पहुँचते हैं, उनको पता लगता है कि जापान अब सरेंडर के मूड में है। अपने ट्रस्टेड लोगों से वो बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है गुरिल्ला वॉरफेयर चालू रखनी चाहिए, कोई कह रहा है कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कोई किसी ने ये भी सजेस्ट कर दिया कि शायद आप रशिया का रुख लीजिए, रशिया से असाइलम माँग लीजिए। नेताजी का मूड है कि शायद वो अब कुछ दिन रुक जाएँ सिंगापुर में और अपनी आर्मी के साथ सरेंडर करें। बट लोगों के पुश करने पर वो सोचते हैं कि नहीं, एक बार जापान जाके देखना चाहिए। तो इसी बीच में वो 16 अगस्त के करीब आपको आते हैं बैंकॉक वापस, क्योंकि जो रूट है वो मलाया वाला जो रूट है, वो डायरेक्ट सिंगापुर से फ्लाइट नहीं लेते हैं, वो वो सिंगापुर रूट आपने जो हमने इंट्रोडक्शन में वीडियो डाला हुँ। है, उसमें भी वो रूट ट्रेस किया गया है। हाँ, तो उस रूट में मैंने बैंकॉक से सिंगापुर दिखाया था, लेकिन वापस नहीं दिखाया क्योंकि वो थोड़ा-सा वीडियो लेंथ वाली बात आ जाती है। तो मैंने सिंगापुर टू साइगॉन दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में वही सिंगापुर वाया बैंकॉक होके जाता है। तो सिंगापुर में वो जनरल एमजे कियानी को कमान सौंप देते हैं और वापस अब बैंकॉक आते हैं, वहाँ डिस्कशन होता है।
उनके 5 ट्रस्टेड महारथी उनके साथ रहते हैं, प्रीतम सिंह, गुलज़ारा सिंह, अय्यर, रहमान और आबिद हसन। तो ये लोग साथ में रहते हैं, सोना क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोना नेताजी के पास ही रहता है। जी, वो नेताजी पूरा उसको एक सोने का उनके पास बक्सा कह सकते हैं या हुँ, तिजोरी रहती है। ये तिजोरी भी एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है। जी, टोटल 17 बॉक्सेस हैं जी, और काफ़ी एक्चुअली ज़्यादा सोना था, काफ़ी ज़्यादा सोना था, इतना सोना था कि कहा जाता है कि बंगाल में जब उन्होंने माँगना शुरू किया था, तब लोगों ने अपने घर का सोना, अपने घर के ज़ेवर निकाल के दे दिए थे। उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई के लिए पैसा चंदा इकट्ठा शुरू किया था, चंदा इकट्ठा करना। तो 17 बॉक्सेस जैसा सात्विक ने कहा, अच्छे खासे वेट के 17 बॉक्सेस थे वो। काफ़ी आज़ाद हिंद फ़ौज के सोने को लेके काफ़ी सही बात कहा आपने, कंट्रोवर्सी रही है। जी और एग्ज़ैक्टली 16-17 के मिडनाइट को नेताजी ने रीपैकेजिंग करवाई उन बॉक्सेस की, ठीक है? उन्होंने रीपैकेजिंग करवाई, फिर वहाँ से वो लोग साइगॉन गए हैं। साइगॉन पे उनको फ्लाइट मिलनी थी। तो जैसा कि मैंने पिछले वृत्तांत में भी बताया था, कि साइगॉन में अपने रेसिडेंस से एयरपोर्ट जाने तक 2 कारों में लोग निकले। एक कार में सिर्फ़ नेताजी थे और रहमान थे। दूसरे कार में बाकी जितने भी आईने के थे, प्रीतम सिंह, गुलज़ारा, अय्यर ये सब, हसन ये सब थे। दोनों कार सेम टाइम पे निकलती है, बट स्टिल नेताजी की कार आधे घंटे पहले पहुंच जाती है एयर स्ट्रिप पे। आधे घंटे पहले पहुंच जाती है और उस आधे घंटे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। नेताजी वेट कर रहे हैं, जापानीज भी वेट कर रहे हैं क्योंकि सोना दूसरी गाड़ी में है, तो उनको दूसरी गाड़ी का वेट करना है। सोना दूसरी गाड़ी में था, दूसरी गाड़ी से आता है सोना। और जो फैक्ट्स कहे जा रहे हैं उसमें ये है कि सोने का बक्सा अपने यूजुअल वेट से थोड़ा सा भारी था। तो जो एयर स्ट्रिप पे जो आपको एयरप्लेन दिख रहा है, मतलब जापान सरेंडर कर चुका है, तो उसको परमिशन नहीं है कि उनके एयरफोर्स के प्लेन्स दिखें स्काई में। तो जो प्लेन दिख रहा है, जापान बहुत मुश्किल से जुटा पाता है वो प्लेन, क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें सरेंडर के पेपर हैं। तो एलाइड फोर्सेस इसको गिराएंगे नहीं, तो नेताजी के साथ कोई एक आदमी जा सकता है। अब नेताजी जो आधे घंटे में उधर वेट कर रहे थे, तो उनको लगा कि शायद एक आदमी का और नेगोशिएट वो कर सकते हैं। तो उन्होंने हसन के लिए बात की, लेकिन जो ये दूसरा भारी बक्सा जब आ गया, तब अब यहाँ पे फिर ये हो गया कि ये बक्सा भारी है और वो जो बॉम्बर प्लेन है, बॉम्बर प्लेन में खुद वेपन्स लगे हुए हैं, तो वो 1 टन से ज़्यादा का वेट वो ले नहीं सकता। तो इस कारण फिर नेताजी ने जो लास्ट मोमेंट में डेलिब्रेशन किया था कि हसन को ले जाएँगे, वो छोड़ देते हैं और रहमान के साथ और बक्सों के साथ वो प्लेन में बैठते हैं। तो आपको बॉम्बर प्लेन में बता दूँ, तो जैसे हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं कि सीट्स हैं, प्रॉपर हैं वगैरह, वैसा नहीं है। आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं। वो मेनली मिलिट्री पर्पज़ के लिए एक एयरक्राफ्ट है। पकड़ने को ज़्यादा कुछ नहीं, कोई सीट बेल्ट वगैरह नहीं है। तो जो बैठने का क्रम है उसमें ये है कि नेताजी के साथ-साथ जापान में 2 लोगों का नाम लेना मैं चाहूँगा। शिदे थे, जनरल शिदे थे या कर्नल शिदे थे। उनकी रैंक मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उनका नाम शिदे था, वो थे। और एक जापानीज़ इंटरप्रेटर नाकामुरा थे और मतलब आबिद हसन नेताजी के जस्ट पीछे बैठे हुए थे। नेताजी जस्ट फ्यूल टैंक के नीचे बैठे हुए हैं। जो बैठने का क्रम है वो फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे बैठे हुए हैं। तो वो प्लेन साइगॉन से टेक ऑफ करता है और साइगॉन से टेक ऑफ करने के बाद वो जाता है ताइहोकू एयरड्रोम। मतलब ताइहोकू आपका ताइवान में पड़ता है, अभी जो ताइपे कहलाता है, वहाँ पे लैंड करता है रिफ्यूलिंग के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे बात ये है कि शिदे को जाना है मंचूरिया। जनरल शिदे को मंचूरिया जाना है। लेकिन चलने से पहले बात ये थी कि ये सरेंडर का एयरक्राफ्ट है जो टोक्यो जा रहा है। नेताजी टोक्यो जाएँगे। शिदे को जाना है मंचूरिया और मंचूरिया ड्रॉप करने का प्लान बनता है वहाँ ताइवान में ताइहोकू में। अब जो यहाँ से टेक ऑफ होता है आफ्टर रिफ्यूलिंग, तो टेक ऑफ होने के साथ-साथ मतलब ताइहोकू पे एक और चीज़
जो पायलट करता है वो वेट को देखते हुए कि वो मशीन गन्स वगैरह निकाल देता है। उसको लगता है कि काफ़ी वेट की वज़ह से एयरक्राफ्ट नीचे है, ज़मीन सतह से बहुत नीचे है। तो वो वेट लूज़ कर देता है, बट स्टिल टेक ऑफ करते के साथ-साथ ही उनका जो एक प्रोपेलर है, उसकी एक विंग टूट जाती है। तो विंग टूट जाती है, वेट ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट नीचे आता है, एक क्रैश होता है और प्लेन 2 पार्ट में टूट चुका है। कहा जाता है कि शिदे जो हैं वो आगे बैठे हुए थे, तो एयरक्राफ्ट के वो आगे वो शीशे से फेंका गए वो, और उनका सर उनके धड़ से अलग हो गया। और नेताजी चूँकि वो फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे बैठे हुए थे, तो फ्यूल टैंक तो वैसे फट गई इम्पैक्ट से। तो उनपे पूरा फ्यूल और गैसोलीन उनकी बॉडी ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया, और चूँकि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो आग भी लगी है, फ्यूल टैंक भी बर्स्ट हुआ है। तो एस्केप करने के चक्कर में नेताजी चूँकि पूरे ड्रेंच्ड हैं, तुरंत उनके शरीर में, कपड़े में एक आग लगती है। रहमान जस्ट उनके पीछे रहते हैं। तो रहमान ने एक जैकेट डाल रखी है। तो जैसा मैंने एक बार व्यंग में कहा भी था कि वो कहा करते थे कि मुझे सर्दी ज़रा कम लगती है। तो ताइहोको में रहमान उनसे चढ़ने से पहले पूछते हैं कि नेताजी मुझे सर्दी लग रही है, मैं जैकेट पहनना चाहता हूँ। तो जिस पे नेताजी का था कि ठीक है तुम पहन लो, मुझे सर्दी ज़रा कम लगती है। तो नेताजी ने जैकेट नहीं पहना था, रहमान ने पहना था। फिर उतरते समय वही नेताजी के कपड़ों में, पूरे शरीर में आग लग चुकी है। रहमान भी कूदते हैं उनके साथ-साथ। तो रहमान और बाकी जापानीज़ जो भी थे, टोटल 14 लोगों का क्रू था जिसमें से 7 लोग ज़िंदा बचे थे। तो वो लोग मदद करते हैं रहमान की कि आग बुझाई जाए, और फिर वहाँ नैनमोन हॉस्पिटल, एक मिलिट्री हॉस्पिटल है ताइवान या ताइपे में, वहाँ उनको ले जाया जाता है। एक दिन जो ऑफ़िशियल है वो मैं आपको बताऊँ, जो एक दिन वो रहते हैं करीब 3rd डिग्री बर्न्स रहते हैं, वहाँ के डॉक्टर योशिहिरो का कहना है कि इतने बर्न्स में ये सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, उनके हार्ट वगैरह तक में इम्पैक्ट जा चुका है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। और बाय नेक्स्ट डे वो मतलब हबीबुर रहमान के स्टेटमेंट में तो ये है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट्स में ये ज़रूर उनसे पूछा था कि आप तो ठीक हैं, और मतलब मेरे देशवासियों से कहिएगा कि मैं अंत तक लड़ा, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। और जो है रात को उनका निधन हो गया, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और वहाँ के हॉस्पिटल ने एक चंद्र बोस नाम से एक डेथ सर्टिफिकेट उनके नाम पे इशू कर दिया। तो ये जो है आधिकारिक तौर पे ये चीज़ है। जो भी बाकी 5 थे जो उनके साथ टेक ऑफ किए थे आईएनए के मेंबर्स, वो अलग-अलग जगह गए। मतलब अय्यर तो टोक्यो पहुँच गए थे 20 को। बाकी लोग जो थे साइगॉन से हनोई गए। तो हनोई में 20 तारीख को जाके उनको पता लगा कि क्रैश हुआ है और शायद नेताजी नहीं रहे। और 23 को तो ऑफिशियली आईएनए रेडियो ने रिवील कर ही दिया कि नेताजी नहीं रहे। तो ये कुछ घटनाक्रम हुए हैं इस बीच में। ये जो पुराना ऑफिशियल घटनाक्रम है वो आप बता रहे हैं, इसमें मुझे एक चीज और क्लियर करनी थी कि जो दोनों डॉक्टर्स थे उन्होंने टाइमिंग क्या दी थी? देखिए सबसे पहले जो तोशिरो थे, दूसरे डॉक्टर थे, सॉरी तोशुमी या जो भी उनका जो दूसरा नाम था, जो सेकंड असिस्टेंट थे वो, उनको एक्चुअली सबसे पहले पकड़ लिया गया था। 1946 के आसपास एलाइड फोर्सेस ने उनका इंटरव्यू लिया है। तो तोयोशी। हाँ, तोयोशी राइट। तो तोयोशी का 1946 में एलाइड फोर्सेस ने जो इंटरव्यू लिया है उसमें उनका कहना है कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच में उनकी मौत हो गई है। और ठीक 10 साल बाद 1956 में जब आपका ये शाहनवाज कमीशन बैठा है, तो उनके इंटरव्यू में डॉक्टर योशिरो जो वहाँ के चीफ थे, उनका कहना है कि रात के 11 से 12 के बीच में नेताजी का निधन हुआ है। दोनों टाइमिंग अलग है। दोनों टाइमिंग अलग है, और ये 10 साल का अंतराल है। मतलब आप ये कहने को कह सकते हैं कि तोयोशी जो है तुरंत पकड़े गए थे। 1946 में ही एलाइड फोर्सेस ने उनको पकड़ के उनका इंटरोगेट किया है। और एलाइड फोर्सेस तो आप जानते हैं कि उस समय वो कितने खूंखार होके खोज रहे थे नेताजी को। तो मतलब ये जो तोयोशी का जो वर्जन है ये एलाइड फोर्स के गिरफ्त में उन्होंने एक तरह से दिया है।
और योशिरो ने जो अपना वर्जन दिया है वो उन्होंने फ्रीली दिया है। फ्रीली दिया है। जी, तो इवन 1995 में उन्होंने एक बहुत प्रचलित उनका टीवी इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने इस बात को रीअसर्ट किया है। तो ये चीज़ थी और एक उस घटनाक्रम में जो उनके पायलट हैं, जी, जो हम वेट वगैरह की बात कर रहे थे, तो उसका कहना था कि ये प्लेन जो है सिंगापुर में ही खराब था एक्चुअली। तो शायगांव में जब वो लैंड हुआ था तो उसी समय वो क्रैश लैंड हुआ था अपने वेट की वजह से। तो जिसका इम्पैक्ट था कि उसकी एक जो भी विंग में प्रोपेलर में जो हम बोल रहे हैं कि एक विंग काम नहीं कर रही थी या टूट गई थी, तो वो उस वजह से भी हो सकती है। अगर प्लेन साइगॉन में उतरा था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि आप सर्वाइवर्स कितने बोलेंगे कि अगर जितने प्लेन में चढ़े थे क्या सब नहीं रहे? ऐसा तो था नहीं क्योंकि अ, 14 में से अब 7 सर्वाइवर हैं, 14 इंक्लूडिंग कैबिन क्रू आपका 14 पैसेंजर्स से 7 लोग सर्वाइव किए हैं। और उसमें आईने के मेंबर भी थे जो इनके साथ थे, हबीबुर नेताजी के रहमान साथ जस्ट नेताजी के पीछे बैठे थे। पीछे बैठे हुए थे। हाँ, तो रहमान जी बच गए। रहमान जी उसके बाद पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान ने उनको सबसे बड़े ओहदे के साथ भी नवाजा है। तो साइगॉन में जब प्लेन उतरा है उसके बाद नेहरू जी ने अपना बयान दिया है कि नेताजी अब नहीं रहे प्रिय मित्र उनके। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वहाँ पे एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने ये भी पूछा था, बहुत फेमस बात है कि उसी फॉरेन जर्नलिस्ट ने उसको उन नेताजी को कुछ दिन पहले साइगॉन में देखा था। जो डेट बताई जा रही है प्लेन क्रैश की उसके बाद। और ये सीधा बयान है उसी जर्नलिस्ट का। उस जर्नलिस्ट ने ये भी नहीं कहा कि किसी ने देखा था। उसने कहा था कि हमने ही देखा था नेताजी को। तो यहाँ से जो कहानी बनती है, यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई, वो शायद काफ़ी दूर तक चली और आज भी शायद शायद भारत में इस बात का ज़िक्र एक तरह से अटक गया है कि मैनी डेथ्स में मेन डेथ थी कौन-सी? तो उसके बारे में कुछ बताइए? यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक कन्फ्यूजन जो लगता है कि मतलब एटलीस्ट साइगॉन तक ये ऑफिशियली कहा जा रहा है कि नेताजी के दिमाग में टोक्यो है। हाँ। लेकिन आप जब ताइवान में लैंड करते हैं, वहाँ प्लान बनता है कि शिदे को जाना है मंचूरिया। तो ये अचानक से प्लान चेंज क्यों हुआ? बात ने ये भी है कि टोक्यो जाने का प्लान पहली बार बना क्यों? क्योंकि अलाइड फोर्सेस तो टोक्यो घेर रही थी। नेताजी तो एज़ अ वॉर क्रिमिनल पकड़े जाते, जापान जी, की मदद लेने में या मदद करने में। कोई भी समझदार व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार हो और जिसने कई बार लोगों को भेस बना के धोखा दिया हो, वो सीधी गलती तो नहीं करता, वो भी ऐसे मोड़ पे। और उस नेशन पे, क्योंकि टोक्यो की दिक्कत ये थी कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हो चुका था, वो फिर से हो सकता था और टोक्यो तो मेन सिटी है, सीधी-सी बात है। हो शा नहीं होगा, ये इस बात का ज़िक्र था क्योंकि अब बाकी कंट्रीज़ ने कह दिया था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक खतरा मंडराता रहता है, जो जैसे 2 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएँ किसी कंट्री में, तो तीसरा जो मेन सिटी होता है, उसपे खतरा बरकरार रखता है। तो ऐसा कोई भी नामी लीडर, क्योंकि मोस्टली सारे जर्मन लीडर्स और काफ़ी बड़े-बड़े लीडर्स थे नाज़ी में, वो जर्मनी छोड़ के स्पेन के रास्ते से भाग रहे थे अर्जेंटीना। कोई रुक नहीं रहा था और ऐसी कंट्री भाग रहे थे जो उन्होंने सेफ हाउस बना रखी थी। तो कोई भी मेन सिटी में कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो वॉर क्रिमिनल हो या ना हो, चाहे वो क्या कहते हैं एलाइड फोर्सेस का हो या एक्सेस का हो, वो और या एक्सेस का दोस्त हो खास, तो वो मेन सिटी में तो एंटर करने में बहुत मुश्किल, मतलब अजीब सी बात लगती है मुझे। मुझे कहाँ, जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि मुझे बहुत अजीब सी बात लगती है। और उसके बाद कई सारे बयान ऐसे आगे आए कि जिन्होंने कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी है। तो हम अगर फैक्ट्स पे रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कही जाएँगी, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे रहते हैं, तो फैक्ट एक ये भी है कि शाहनवाज़ कमीशन जब जैसे बैठ गई थी, बहुत फ़ेमस लाइन है, लाल किले से आई आवाज़, शेरगिल लहल शाहनवाज़, इतने बड़े नामी ऑफ़िसर थे शाहनवाज़ शाहनवाज़ जी। तो उनके जो 3rd मेंबर थे उसी कमिटी के, उनकी रिपोर्ट एकदम अलग थी। मेजॉरिटी पे वोट हुआ था, 2 वर्सेस 1।
और शायद पीएम जो उस वक़्त नेहरू जी ने वो रिपोर्ट ख़ारिज भी कर दी थी। बात ये भी हो सकती है कि इमोशनल हो गए हों बोस साहब, क्योंकि सबसे छोटे बोस साहब थे और उन्हीं ने वो रिपोर्ट दी थी। तो बट उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट पे, ड्राफ्ट रिपोर्ट पे सिग्नेचर दिया था। फाइनल रिपोर्ट पे उन्होंने सिग्नेचर नहीं दिया और अपना नहीं डिसेंट रिपोर्ट निकाला। क्योंकि वो कहा जाता है कि शुरुआत से वो श्योर नहीं थे, जिस तरह से कमीशन को प्रेशराइज़ किया जा रहा था तुरंत डिसीजन देने का और डिसीजन माँगा जा रहा था, बिकॉज़ आफ्टर 1945 शरद चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जबकि उनको लीडरशिप ऑफर हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफर हुई थी, उन्होंने छोड़ दी थी और उन्होंने 1950 में उनकी डेथ हो जाती है। तो बोस कैंप जो पूरा बोस फैमिली है, जो कि काफ़ी बड़ी फैमिली मानी जाती है आज भी मानी जाती है, सही है, ज़ाहिर-सी बात है। उस फैमिली में एकदम अफ़रा-तफ़री मच जाती है कि 2 बहुत बड़े नेता इंडिपेंडेंस के नहीं रहे। तो थर्ड भाई को सबसे छोटे भाई को शायद कमीशन में बैठाया जाता है और उनकी रिपोर्ट एंटी रिपोर्ट है पूरी शाहनवाज़ कमीशन की। वो रिपोर्ट कहीं से मैच नहीं करती, वो कोई भी बात पे खरी नहीं उतरती। उसमें शायद ये भी मेंशन है, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट एक बार देखी, सुनी है सोर्सेज़ से पता की है, उसमें यही मेंशन है कि उस रिपोर्ट में वो यही कहना चाहते थे कि कोई भी सबूत से ये नहीं ज़ाहिर होता साफ कि नेताजी के ही बारे में है या नेताजी की डेथ को क्लेम कर सकता है वो सबूत, क्लेम कर सकता है कि मतलब कि ये फाइनल कर देता है कि नेताजी उसमें थे। और बट एक ये स और बात है ना कि उसमें ताइवान में जाके शाहनवाज़ कमीशन ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। ताइवान ने शायद प्लेन के बारे में मना कर दिया था। प्लेन के बारे में उन्होंने कहा था कि कोई ताइवान प्लेन में नहीं वो उड़ा गए था। ही नहीं थे क्योंकि फॉर्मोसा को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, मतलब ताइपे को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ताइवान में गए ही नहीं, इन्होंने पुरानी कोई रिपोर्ट मंगा ली और कोई एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की थी हारिन शाह ने, जिसमें वहाँ हुँ। की किसी नर्स से उनकी बात हुई थी। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बेस बनाया था कि वहाँ की नर्स ने ये टेस्टिफाई किया है। बट जो वहाँ पे जो फ्यूनरल की रिपोर्ट है, जो जिन्होंने एशेज़ वगैरह जो किया, वहाँ से जो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं हुआ है, वो किसी इचिरो के नाम से हुआ है। हुँ। मतलब जापानीज़ का जो वर्ज़न है, उनका ये कहना था कि हम नहीं चाहते थे किसी बड़े नेता का नाम डिस्क्लोज़ हो, ताकि अफ़रा-तफ़री मच जाए। अगर यही बात थी, तो फिर ताइवान में फिर उन्होंने चंद्र बोस नाम से डेथ सर्टिफिकेट क्यों इश्यू किया? मुखर्जी कमीशन शायद गया था और उन्होंने देखा था उस टाइम पे 2003 में मुझे लगता है खुद गए थे मुखर्जी साहब और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने यही कहा था कि ताइवान इस बात का सबूत नहीं दे सकता कि उस दिन प्लेन उड़ा भी था या नहीं उड़ा था। रीज़न 2005 में जब ये रिपोर्ट को खारिज किया गया, तो ये कहा गया था कि ताइवान के पास वो रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं अब। बट ये वही बात हो गई कि आप मेरा 10th का रिज़ल्ट देखने जाएँ और आपको पता चले कि उसमें वहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है? और फिर मैं कहूँ बोर्ड के सारे 10 के रिज़ल्ट गायब हैं, ठीक है? तो या तो मैंने 10 दिया है या तो नहीं दिया है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे 90% आए हैं, आप कह रहे हैं बता ही नहीं सकता है कितने परसेंट आए हैं। तो ये अब वर्ड ऑफ माउथ की बात है, जो गवर्नमेंट बोल देगी वो हो जाएगा। अब ये काफ़ी बड़ी बात हो चुकी है लेकिन और काफ़ी लंबा हमने डिस्कस भी कर लिया, लेकिन मुखर्जी कमीशन को जो एंड में जो पता चला 3 कमीशन बैठे, तीसरा सबसे लेटेस्ट मुखर्जी कमीशन बहुत ही फेमस जज उन्होंने कहा कि उनको कोई रिकॉर्ड्स नहीं है उनके पास कोई भी प्लेन उड़ने के वहाँ पे। ऑपोज़िशन ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास किसी भी प्लेन का रिकॉर्ड नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि अब वहाँ पे कोई रिकॉर्ड एक्ज़िस्ट नहीं करते उस टाइम के। तो एक इनमें से कोई हुँ? एक चीज और मुखर्जी कमीशन ने जो कही थी, टोक्यो में एक मंदिर है जिसका हमने जिक्र किया था अपने एक पिछले एपिसोड में। उस हुँ। मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की अस्थियां हैं, बट मुखर्जी कमीशन ने ये कंक्लूसिव कहा था कि उस मंदिर में जो अस्थियां हैं वो सुभाष चंद्र बोस की तो नहीं है। जी, वो सात्विक यही बता रहे थे कि जो क्या कहते हैं बर्थ डेथ सर्टिफ़िकेट बनाया गया था, वो जिस सोल्जर का बनाया गया था, वो जापानीज़ सोल्जर था और असली में वो जापानीज़ आर्मी में उस सोल्जर का ज़िक्र है वर्ल्ड वॉर 2 की।
तो उस सोल्जर के नाम से बनाया गया था और लोग जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उससे यही पता चला कि वो अस्थियाँ उसी की हैं, उसी सोल्जर की। तो यहाँ से ये कन्क्लूसिव निकला कि सुभाष चंद्र बोस की वो अस्थियाँ नहीं हैं, वो उस सोल्जर की अस्थियाँ हैं और अ, न यही मुखर्जी कमीशन ने इसका दावा उन्होंने पुख्ता कर दिया था कि वो अस्थियाँ उनकी नहीं हैं, सुभाष चंद्र बोस की। अब कमीशंस की बात हो रही तो मैं 2 जगह पे आप लोगों का ध्यान लेना चाहूँगा। एक तो पहले मैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने एक अलग से इंक्वायरी की थी, शाहनवाज़ कमीशन के पहले। तो हुँ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आप जाने तो वही आईएनए का जो डेमोक्रेटिक विंग था, वही था। हुँ, तो उन्होंने जो इंक्वायरी की तो उनके हिसाब से प्लेन क्रैश को वो सर्टिफ़ाई तो करते हैं लेकिन उसमें वो जापानीज़ सैबोटेज बोलते हैं कि उन्होंने जानबूझ के प्लेन क्रैश किया। क्योंकि उनको लग हुँ, रहा था कि अगर ये अलाइड फ़ोर्सेस के हाथ में पड़ते हैं, तो ये जापान के लिए ज़्यादा खतरा हो सकते हैं। तो उन्होंने इस एंगल को ज़्यादा तवज्जो दी है अपने रिपोर्ट में। और दूसरा मैं खोसला कमीशन को भी बीच में ज़िक्र करना चाहूँगा, बीच का हुँ। है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जी, बीच का बिल्कुल। है, उन्होंने कहा तो ज़रूर कि प्लेन क्रैश की थ्योरी सही है, लेकिन उस कमीशन के आसपास बहुत विचित्र घटना हुई। जैसे कि सुरेश चंद्र बोस जी का नाम लिया सिद्धार्थ ने, तो वो सुभाष जी से तो बड़े थे, शरद से छोटे। तो उन्होंने ये कहा है कि 66 के आसपास उन्होंने कहा है कि सुभाष मार्च के आसपास जो है आने वाले हैं। और उसी बीच एक बाबा नॉर्थ बंगाल में किसी बाबा का ज़िक्र है, जो अचानक से साइट होते हैं जिनकी वेशभूषा काफ़ी सुभाष जी से मिलती है और बहुत ही हाईली एक्लेम्ड डिग्निटरीज़ उनके यहाँ पहुँचते हैं, जिनमें कि कर्नल धिल्लौं हैं, जो आईएनए में वो थे, ट्रायल्स में जिनका नाम उठ के आया था। शाहनवाज़ खान खुद भी गए एक बार देखने के लिए। ख़ैर बाद में पुलिस अथॉरिटीज़ में पता लगा है तो वो तो सुभाष बोस नहीं थे, लेकिन एक इस तरह का हल्ला उठता है। 74 के एंड में जब खोसला कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है तो साथ-साथ कुछ अपेंडिक्स में उन वो कुछ लिखती है, जिसमें कुछ साइटिंग्स हैं कि बोस को कहाँ-कहाँ, कब किसने कैसे साइट किया है। किसी का कहना है कि रंगून में एक साधु के वेश में उनको देखा गया किसी नदी किनारे। कोई कहता है डिप्लोमैट्स के साथ देखे गए हैं। कोई उनके साथी एक मृतक शिदे का नाम भी जोड़ता है। तो अगर हम जो सामुराइज़ की बात कर रहे थे शशांक लास्ट टाइम, सामुराई कल्चर को अगर हम समझें, तो वो उसमें जो सोल को एकदम वर्शिप किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वॉरियर समझा जाता है। तो उसी तरह से क्या ऐसा नहीं लगता कि जापानीज़ उस कल्चर के रिस्पेक्ट के मारे इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि क्रैश हुआ है, बट वो साइलेंटली उस सोल के पीछे हैं कि नहीं, ये सोल कुछ ना कुछ कर रहा है, हमारे वेल-बीइंग के लिए। बिल्कुल एक और साइगॉन में भी नेताजी का प्लेन से उतर के एक नया रास्ता बनाना काफ़ी मतलब लॉजिकल है और नेताजी ये करें इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हुँ, अ, बात ये है कि साइगॉन वाली जब बात उठी थी उसके बाद उसको साफ खारिज कर दिया गया था कि ये ऐसा कुछ पता नहीं है और उसके बाद काफ़ी इंक्वायरीज़ जो कि होती रही हैं टाइम टू टाइम जैसा कहा गया है कि खोसला कमीशन ने साइटिंग्स का भी दिया था। शाहनवाज़ कमीशन डीप नहीं गया था, टाइम लगा था। लेकिन क्योंकि सारे इन्वेस्टिगेशन इंडिया से हो रहे थे और सबको इंडिया बुला के ही बयान दिया जा रहा था। मुझे नहीं पता रहमान जी ने बयान दिया भी था या उसमें दिया नहीं दिया था सात्विक? रहमान जी ने दिया है दोनों, खोसला में अपना भी अपना दिया है, हाँ, अपना अपना और बयान दिया था। अपना भी दिया है और खोसला कमीशन में भी उन्होंने बयान दिया, दोनों टाइम वो आए। जी, और ये लोग जापान गए थे एक्चुअली, तो जापान में तो जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो उनके जो बयान उन्होंने लिए हैं वो जापान से लिए हैं, या जो सीनियर नाकामूरा वगैरह के जो बयान है वो उनको जापान से ही मिलते हैं, तो उनको जापान मेनली जान जो जी, जी, आप खत्म करिए पहले। और इसके साथ-साथ एक और चीज़, जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने 53 में अपना दिया है कंक्लूजन, तो उसके बाद जापान बाउंड हो गया था कि वो कुछ क्लासिफाइड फाइल्स को डिस्क्लोज़ करे। तो जो डॉक्टर्स वगैरह के बयान हैं, उसके बाद ज़्यादा जो क्लैरिटी आती है उनकी तरफ से, शाहनवाज़ कमीशन में ही आती है। उसके पहले अलाइड फोर्सेस को जो बोला, तो योशी ने, वो तो एक अलाइड फोर्सेस के साथ ही था।
ये एक ऑब्जर्वेशन था। जी। तो असल में बात बिल्कुल सही है कि मोस्टली जो भी दोनों टिके हुए थे वो रहमान जी की ही बयान पे टिके हुए थे, मेनली शाहनवाज कमीशन। और उसके बाद जो दूसरा कमीशन होता है खोसला कमीशन, वो भी उसने उस बयान को मेन मेन समझा था कि सबसे मेन चीज यही है इन्हीं का। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आईएनए के किसी भी ऑफिसर की बात पे आप यकीन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आईएनए खुद चाहता है, आईएनए का जो मेन ऑफिसर है, जो नेताजी हैं, वो अगर खुद चाहते हैं कि वो नहीं पाए जाएंगे, तो आईएनए में आप चाहे जो कर लीजिए, जिससे भी पूछ लीजिए, तो यही कहेगा कि नेताजी नहीं है, तो नेताजी खुद चाहते हैं। बहुत बड़ी बात ये उठती है कि वॉर क्रिमिनल तो घोषित हो जाते अगर पकड़े जाते, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एक इमेज बन रही थी वॉर क्रिमिनल वॉर क्रिमिनल्स को आप दे समझ लीजिए सजा देने की, क्योंकि अब फ्री में पकड़े जा रहे थे, तो फ्री में पकड़े जा रहे थे, तो कोई भी अपना नाम बनाना चाहता है, तो इधर भी वो लगता। और दूसरी बात थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मोटिव रखा था इंडिया का कि बहुत साल से इंडिया पूजा करता आ रहा है और पूजा करके 200-300 साल की गुलामी पाई थी। तो ये उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे यही बयान दिया था। तो अब मोस्टली हमें उस रास्ते को देखना चाहिए जो कि लॉजिकल हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, और उसमें कोई भी ऐसा आदमी जो कि सिंगल सुपीरियर लीडर हो किसी पार्टी का, उसका होना बहुत मुश्किल था। गांधी जी अपने आप ही चले गए थे, मतलब असैसिनेशन में, तो वो एक सिंगल सुपीरियर लीडर थे, और नेताजी उससे पहले प्लेन क्रैश में थियोरेटिकली नहीं रहे, तो वो एक सिंगल सुपीरियर लीडर थे। बात अलग है कि कांग्रेस बाद में सिंगल सुपीरियर लीडर ही बनी रही, लेकिन उस नेहरू फैमिली या नेहरू जी से जो शुरू हुआ, वो यही था कि अब इंडिया को लॉजिकली सोचना चाहिए और मिथ्स छोड़ देने चाहिए। तो उसमें कहीं से भी नेताजी की मौजूदगी होना फ़ायदा नहीं देती। इंडिया गांधी के नक्शे पे चलने वाला था, गांधी जी के नक्शे पे चलने वाला था, वो नक्शा था पीस का। और पीस का वैसे नक्शा तो बहुत पहले से रहा है इंडिया का, मुझे लगता है। लेकिन उसी लॉजिक को आगे बढ़ाना था, उसी आइडियलशिप को आगे बढ़ाना था। उसमें कोई भी ऐसा आदमी जो वॉर का प्रतिबंधी हो, वॉर जिसका क्या कहते हैं मेन मोटिव रहा हो, उसका होना कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर सात्विक ने कहा कि बंगाल में देखे गए, लखनऊ में बात बहुत उड़ी थी, क्योंकि मैं तो लखनऊ में रहा हूँ, मेरी फैमिली लखनऊ में है पिछले 100 साल से। तो लखनऊ में 1950s में एक बहुत फेमस बात उड़ी थी, और आप बस स्टेशन के थोड़े आगे जाएँगे चारबाग में, थोड़ा आगे राइट लेंगे, पुरानी हवेली है। वहाँ पे कोई आदमी रहता है, जो कि शायद एवीसी चश्मे वाले के यहाँ अपना चश्मा खरीदने आता है 12 बजे के बाद रात में। उसके लिए पूरा लालबाग बंद हो जाता था। और कई लोगों ने देखा है, मैंने उन लोगों से बात की है, आज नहीं की है, मैंने 15-20 साल पहले बात की है उन लोगों से, और मैंने उनसे उन्होंने जो देखा, वो देखा है कि कोई ना कोई आता था एम्बेसडर से। वो गांधी जी आते थे एबीसी चश्मे वाले पे, लेकिन गांधी जी उस वक़्त ज़िंदा थे नहीं। तो कौन आता है, और वो वहाँ का यूपी के सीएम का चश्मा भी वहीं से जाता था। सुप्रानंद जी थे, नेहरू जी के अगेंस्ट आदमी रहे। नेहरू जी एकदम पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस की लीडरशिप को उनको मिनिस्ट्री देनी ही देनी थी, और उन्होंने मना कर दी थी सेंटर में सीट, कि मैं सेंटर की मिनिस्ट्री नहीं लूँगा, नेहरू जी की वजह से। तो उनको यूपी का सीएम बना दिया गया था, क्योंकि इतने सीनियर लीडर थे और बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो लखनऊ में ये बात जब उठी कि सुप्रानंद जी रात-बेरात किसी से मिलने जाते हैं 2 बजे, और वो सर्वानंद आदमी जी। जिससे हाँ, सर्बानंद जी। और क्या कहते हैं, उसके बाद वही आदमी रात में 1-2 बजे एबीसी चश्मे वाले जी के यहाँ अपना चश्मा लेने जाते हैं, तब वो खुद बैठते थे वहाँ के मालिक, काफ़ी एज हो गई थी उनकी, लेकिन वो खुद बैठते थे। और ये बातें जो फैलती गईं, इसने एक मोटिव बना दिया। और उस वक़्त तो अपने क्या कहते हैं जो इनके सामने ऑपोज़िशन खड़ा था कांग्रेस के सामने, उसकी अपनी थ्योरी थी रशिया को लेके। कि वहाँ से एक बहुत ही मेजर लीडर रशिया वापस गया है, क्या कहते हैं जापानीज कैंप का, और वो साइबेरिया के डेजर्ट्स में है।
वहाँ पे क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है या टॉर्चर में है, क्यों है, एज़ अ केजीबी एजेंट काम कर रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल था। क्योंकि मुद्दा इंडिया पे नहीं चल रहा था 1940s, 50s, 60s में। आपको अगर 40s के बाद आप अगली एज देखेंगे पूरी दुनिया की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वो कोल्ड वॉर एज है और मुद्दा चल रहा था वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के बीच में। वेस्ट जर्मनी पे पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस दिख रहा था, ईस्ट जर्मनी तो याद है सबको केजीबी की वजह से, तो उस पे पूरा रशियन इन्फ्लुएंस चल रहा था। कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, इसका ज़माना था। उसमें कोई जितने भी बड़े लीडर्स थे, क्योंकि बहुत सारे साउथ अमेरिका में पकड़े गए उसके बाद नाज़ीज़, तो कोई भी जो भी बड़ा लीडर होगा, कोई भी बड़ा लीडर आइदर वो किसी भी साइड था, सब आइसोलेट कर रहे थे। सब आइसोलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही आइसोलेशन में हो, यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ शुरू हुई। आइसोलेशंस में बहुत सारे लोग थे, बिकॉज़ आइसोलेशन से बाहर आने का मतलब है आप किसी न किसी के तो दुश्मन बने बैठे हैं और स्टालिन का वो आपको गुलाग नहीं ना, जी। स्टालिन का गुलाग, वहीं पे सब आइसोलेट करते थे। तो जी। अगर आप चाहे जिसके भी लीडर हैं, आप कहीं न कहीं तो दुश्मनी बना के रखे हैं और आपका अच्छा, बाहर मैं आना अच्छी बात एक चीज़ वो करूँगा कि फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी थे गोविंद वल्लभ पंत। जी। जी, तो आगे। जैसे हमने कहा कि हम जिनकी बात कर रहे थे समरानंद जी की, तो संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी की, तो उनकी वो पहले सीएम नहीं थे। उनको दिया गया था जी, जी। ज़बरदस्ती 6 साल के लिए सीएम बनाया गया था, 5 साल कुछ महीने। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको सेंटर में उनकी बन नहीं रही थी, तो उनको कुछ ना कुछ तो देना था, इतने बड़े लीडर को पीछे नहीं हटाया जा सकता था। इसलिए काफ़ी करीबी रहे हैं सभी सुभाष चंद्र बोस जी के। जी, जी। हम तो रशिया की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमारा एक नाम का वो था, वो एडजस्ट कर लेंगे देखने जी। वाले। और बाकी यार, मैंने ये भी सुना है कि शायद जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट जो आप बता रहे हैं, उसको लेके भी काफ़ी डिस्कशंस उनकी होती थी शायद सुभाष जी से, जिस और वजह से जी। फिर उनको ये भी सीएम एक वो ऑफर था हुआ। कि जैसे हम अभी आगे आएँगे गुमनामी बाबा पे, तो उनके लिए जब आएँगे तो उनका एक ये भी था कि उनको अलग तरह के एक प्रोटोकॉल थे। ऐसी कहानियाँ हैं, कितनी सच है कितनी झूठ किसी को नहीं पता। बट ये कहानियाँ हैं कि गुमनामी बाबा को एक प्रोटोकॉल अलग ही था। जहाँ वो रहते थे वहाँ कोई भी लाल बत्ती से नहीं जा सकता था। डीएम वगैरह की गाड़ियाँ बहुत पहले रुक जाती थी, वो उनको वहाँ पे अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे। मतलब अलग लेवल का उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था। हालाँकि ये बातें आगे की हैं, तो हम ये आगे करते हैं। अभी हम रशिया पे रहते हैं। एक डेथ हो गई, अब मैनी डेथ्स में से सेकंड डेथ जो है, जो रशिया पे है, उस पे बात करते हैं। सिद्धार्थ, आप कंटिन्यू करें अपनी रशिया वाली थ्योरी। जी, रशिया में कहा जाता है कि बड़े लीडर थे, जो कई लोग ने स्टालिन की मदद ली, जो स्टालिन के को जानते थे, केजीबी जिनको निकालना चाहती थी, क्योंकि रशिया वॉर में बहुत देर में आया था यूएसएसआर। तो जी, ऐसा नहीं था, यूएसएसआर हिटलर के दोस्त थे स्टालिन। हिटलर ने गलती कर दी थी अटैक करके, क्योंकि रशिया अपनी मौजूदगी बता नहीं रहा था कि वो किधर होगा। और एक कब्ज़ा करने का होता है कि अगर रशिया कब्ज़ा में है यूरोप में, तो आप किसी भी चीज़ पे कब्ज़ा कर सकते हैं। और चेकोस्लोवाकिया हैड फॉलन, चेकोस्लोवाकिया गिर चुका था। और चेकोस्लोवाकिया जो यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया आप कहेंगे, ये जो स्टेट गिरी थी, जो भी इस पे कब्ज़ा रखेगा, वो पूरी रेलवे लाइन पे कब्ज़ा करेगा वर्ल्ड वॉर में, ये बात थी। और ये हिटलर के अंडर में था, ये नाज़ी ने कब्ज़ा करके पूरी रेलवे लाइन ले ली थी। इसीलिए फ्रांस में और बेल्जियम में या कोई भी फ्रेंच कॉलोनी सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, भूख भूखमरी से मर रहे थे, क्योंकि खाना नहीं पहुँच पा रहा था। अब अगर रशिया हाथ में आ जाता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। और रशिया हाथ में नहीं आया, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री थी, वो आराम से उन्होंने पीछे लेके डिफेंस पे लेके एक फ़ोर्स बनाई और आधा रशिया गिरने के बाद, आधा यूएसएसआर गिरने के बाद उन्होंने अटैक किया और जीत गए। तो स्टालिन ने कई सारे बड़े लीडर्स को बाहर निकाला था। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस भी उसी से निकल के अपनी डेथ दिखा के, और आज भी ऑपोज़िशन की थ्योरी यही है। क्योंकि ऑपोज़िशन जो उस वक़्त था, आज तो सरकार में है वो, तो उसकी थ्योरी यही है कि रशिया गए थे और रशिया में क्या कहते हैं ऑपोजिशन उन्होंने जब हम आइसोलेट किया। ऑपोजिशन जब हम कहेंगे तो वो ऑपोजिशन यानी कि जो ऑफिशियल थ्योरी है कि प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, उसका ऑपोजिशन।
उसका ऑपोजिशन भी, और जो प्लेन क्रैश की थ्योरी को सपोर्ट करती पार्टी, उसका ऑपोजिशन भी जो है, वो उसके ऑपोजिशन की भी यही थ्योरी बताई जाती है, क्योंकि आप समझ लीजिए उस वक्त तो आप अगर आरएसएस की बात करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे जो आरएसएस से जुड़ी है, उन्होंने यही थ्योरी उठाई थी कि रशिया गए थे, रशिया में आइसोलेट कर रहे थे, और फिर वहां से उन्होंने यूरोप में काम किया, और या तो रशिया वापस आए, टॉर्चर हुए और वहीं आइसोलेशन में गए, नहीं रहे कभी, या तो वहीं पे इंतजार करते करते नहीं रहे कि कभी ना कभी इंडियन फोर्स आके उन्हें वहां से निकालेगी, क्योंकि केजीबी किसी भी को भी अगर हायर करती थी तो उसके पीछे एक एजेंट लगा देती थी, और उस एजेंट के पीछे भी एक एजेंट होता था जो कि क्या कहते हैं, इसकी एनालिसिस और जानकारी सुपीरियर्स को देता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि केजीबी ने बहुत बड़े-बड़े लीडर्स को हायर किया है अपना काम करने के लिए, या रशिया ने हायर किया है, और कम्युनिस्ट नेशंस करते आए हैं, और यही थ्योरी ऑपोजिशन ने दी थी कि ये है, एंड सुभाष चंद्र बोस स्टिल वांट्स कि उनको आए और बचाएं, उनको बाहर निकालें वहां से, ये चाहते हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों का फायदा हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा था। सो दिए इस थ्योरी जो बार बार ऊपर आती है, बार बार इसके बारे में बात होती है, ये रशियन थ्योरी है, ये रशिया की सेकंड थ्योरी थी। पहली थ्योरी थी प्लेन क्रैश की, दूसरी थ्योरी यही है। पहली थ्योरी जो है उसे ऑफिशियल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो 3 कमीशन में से 2 ने उस पे ठप्पा लगा दिया है, और दोनों प्रॉब्लम ये थी कि दोनों कमीशंस हुए जिस पार्टी के अंडर में थे, वो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लोग क्या कहते हैं, मतलब ऑपोजिशन या किसी का भी, जब बहुत बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, उनका कहना है कि दैट इज़ एक थ्योरी जो उनको बहुत फ़ायदा देती है। और अगर हम जानते ही हैं कि आईएनसी में ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी के पावर कम हुई थी, क्योंकि ऐसा भी है कि जो आदमी खुद चाहता है कि आईएनसी यही बोले, अगर आदमी वो खुद ही यही चाहता है, तो यही थ्योरी बताई जाएगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम यही बात कर रहे हैं कि जो अगर अलाइड फोर्सेस को ये पता चलता है कि बोस ज़िंदा है, नेताजी ज़िंदा है, तो वो तो वॉर क्रिमिनल बनेंगे, क्योंकि वो जर्मनी भी जा चुके हैं। जब अलाइड फोर्सेस लड़ाई कर रही थी, वो जापान के फेवरेट थे। जब अलाइड फोर्सेस लड़ाई कर रही थी, तो दोस्त का दोस्त तो दुश्मन होता ही है। और आज तक ये मतलब वेस्टर्न, कम से कम इंडिया में भी बहुत लोग कहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज तो कहती हैं कि वो हिटलर के दोस्त थे, वो फैसिस्ट थे जी। और ऐसी चीजें थी। जी, असल में क्या होता है, लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं, तो यही होता है प्रॉब्लम कि उनको समझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले भी हमने ये बात बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर की है कि नेताजी और हिटलर के आइडियल्स बहुत डिफरेंट थे। अब क्या होता है कि आप जो चीज़ को पढ़ाएँगे ही नहीं, वो अ, बताई नहीं जा सकती। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई एक दिन के फैन भी होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कई एक दिन की नॉलेज रखने वाले भी होते हैं। तो क्योंकि ये वैसे सब पढ़ा ऑफ द रिकॉर्ड ये भी है कि शिशिर और कृष्ण, उनकी वाइफ कृष्णा बोस, वो लोग खुद प्राइवेटली ताइवान जा कर के उस हॉस्पिटल में और डॉक्टर या नर्सेस से मिल के उनको वो जो चंद्र बोस नाम का जो डेथ सर्टिफिकेट में कह रहा था आपको कि ताइवान मिलिट्री हॉस्पिटल में इशू हुआ है, उस तक का जायजा लिया है। वहाँ वो गए हैं, उन्होंने वो किया है। तो पर्सनली उन लोग का तो यही स्टेटमेंट रहा है, शिशिर बोस का और उनकी वाइफ का, कि शायद क्रैश ही की थ्योरी ही सही है। जी। देखिए, नेताजी की फैमिली तब से आज तक यही कहती आई है कि क्रैश की थ्योरी सही है, सिवाय उनके भाई के। जितने भी भाई थे वो, उनका ये मानना नहीं था। और अगर आप उनके बच्चों से भी बात करेंगे, जो कि अब मेन नहीं है, उनके बच्चे आ गए हैं, बच्चों के बच्चे। तो उनके जो जस्ट बच्चे थे, जो भाइयों के उनके नेक्स्ट जनरेशन थी नेताजी के बाद, उनसे हर एक भाई यही कहता आया है कि आज तक कोई सबूत नहीं मिला। हुँ, देयर इज़ नो कन्फर्मेशन, हमारा कोई कन्फर्मेशन नहीं है इस बात का। बहुत ही इस बात पे मतलब ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी, लेकिन एक बात हाइलाइट मैं करना चाहूँगा कि नेताजी को भारत रत्न बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिया गया, जबकि सरकार वही थी जो जिस पार्टी के वो मेंबर प्रेसिडेंट रहे हैं।
तो भारत रत्न में उनका नाम आया नहीं था। वो तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को अवार्ड नहीं मिलते, अवार्ड को कुछ लोग मिलते हैं, तो नेताजी मिल वो जाते आदमी। हैं। और जो पार्टी में वो नहीं थे, उस पार्टी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी अवार्ड के लिए, बहुत पहले 1950s से। और शायद कहा जाता है पटेल जी और शास्त्री जी साथ में थे देने के। इन्होंने नॉमिनेशंस में रखा था, लेकिन ये दोनों भी नहीं रहे बहुत जल्दी-जल्दी। अलग पूरी सीरीज़ कर सकते हैं और उस पे अलग से हम कि क्या हुआ था। लेकिन उसके अलावा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अ, तो ये एक बहुत ही हाइलाइटेड पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का कि उन लोगों को मिल जा रहा था जो लोग फ्रीडम फाइटिंग में थे भी नहीं, और सिर्फ प्रेसिडेंट थे या किंग मेकर्स थे। 60s में थे लोग, अगर आप सर्च मारेंगे मिल भी जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन 60s 70s में, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा था जो जिनको 12 कंट्रीज प्रेसिडेंट मानती है इंडिया, पहला प्रेसिडेंट इंडिया का। तो ये बहुत ही अचंभे वाली बात थी कि उन अच्छा, लोगों मैं का ये नॉमिनेट। रशिया थ्योरी में एक चीज और कहूंगा। जनरल जीडी बख्शी की जो बुक है, जी, उसमें थोड़ा सा काफी ग्रोशम एक डिस्क्रिप्शन है कि जनरल जीडी बख्शी ने कई बार बयान दिया है कि सुभाष जी को वहां ले जाके टॉर्चर किया गया जी और इंडिया के सीक्रेट्स निकाले गए, क्योंकि रशिया सबके सीक्रेट्स जानना चाहता था, कोई नई बात नहीं है। और क्या कहते हैं, रशियन एजेंट थे, उन्होंने केजीबी जब खत्म हो रही थी तब कहा जाता है अपने जूते में वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। उस पे दो बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, काफी कंट्रोवर्शियल हैं और खतरे में पड़ सकता है हमारा वीडियो। लेकिन उसमें से एक किताब में बहुत अच्छा मेंशन है कि सब बेवकूफ़ी है। और तो सब बेवकूफ़ी इसलिए है क्योंकि सच को ही बोल रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट मेंशन है उसमें। और अ, जीडी बख्शी जी ने जो ग्रूसम एनवायरनमेंट दिखाया है रशिया का, उससे सब लोग वाकिफ हैं कि ऐसा होता था। और रशिया अपनी, जैसे कहा गया कि रशिया किसी पे विश्वास नहीं करता था, यूएसएसआर किसी के पे विश्वास नहीं करता था। और जीडी बख्शी जी की ने कई बार कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है जनरल साहब ने कि अ, ये रशिया ले जाए जाते थे लीडर्स, अपने लिए काम करवाए जाते थे, टॉर्चर कराए जाते थे, सीक्रेट्स निकाले जाते थे और उनको वहीं मरने के लिए टॉर्चर में छोड़ दिया जाता था। एंड नेताजी इंतज़ार कर रहे थे रेस्क्यू मिशन का, जो कि कभी हुआ नहीं, किया नहीं गया, क्योंकि रशिया बहुत अच्छा दोस्त था 50s में इंडिया का। और इंडिया लुक अप करता था रशिया पे कि हमें ऐसे ही बनना है। और 60s तक ये काफ़ी फाइनल हो चुका था और 70s में तो हालत वही थी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनकी बुक से एक्चुअली में आप सेकंड थ्योरी सबसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि वैसे रशियन इन्वा नेताजी की शख्सियत को ध्यान में रखते हुए मैं लास्ट पार्ट से सहमत नहीं होता कि वो किसी रेस्क्यू मिशन का वेट करेंगे। लाइक जिस हिसाब से वो फोर्थ प्लान चलते हैं, उनकी चीजें अलाइन चलती हैं, इम्प्रोवाइज करते हुए चलते हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मे बी वो रशिया एस्केप कर गए, मंचूरिया तक तो गए ही थे और ऋषि शिदेई भी उनके साथ थे और एक तरह से रशिया से कनेक्शन उनका हो रहा था या हो चुका था ये हम जानते नहीं है। तो जो आप चश्मे वाले की बात कर रहे हैं और जो बाबा का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि पहले थर्ड है, मैनी डेथ में से थर्ड, जो थर्ड और हाँ, लास्ट। थर्ड और लास्ट एस्पेक्ट है। अब हम लोग अगर उस पे आते हैं तो अब ये जी, थोड़ी चीजें थोड़ी साफ हो रही हैं कि मतलब कि लिंक्स तो उनके रशिया की तरफ थे, ये तो काफी थ्योरीज अब कह रही हैं। और अगर वो फोर प्लान चल रहे थे, फोर वॉन्ड चल रहे थे, सारी चीजें थी, पॉलिटिकल पार्टी उनके हिसाब से चल रही थी। तो थर्ड थ्योरी के बारे में शशांक और सिद्धार्थ सिद्धार्थ आप तो वही बता रहे थे कि चश्मे वाले से आप मिले, मतलब उनके यहाँ या उनके तरफ के लोगों को जानते हैं आप, तो उस इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए दूसरी दो ही थ्योरी हैं एक्चुअली में, तीसरी कोई थ्योरी नहीं थी। तो थ्योरी दो ही हैं, लोगों ने बातों पे बातें बना दी और फैल गया। पहली थ्योरी थी प्लेन क्रैश और दूसरी थ्योरी थी वो जिंदा है। प्लेन क्रैश का कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है। वो यही है कि मैंने आपसे पूछा कौन जीता,
क्रिकेट मैच में और आपने कहा इंडिया जीत गया और मैंने मान ली बात, ठीक है? अब वो जीता हो या ना जीता हो और आप एक रिस्पॉन्सिबल नरेटर हैं नहीं, तो यही बात निकलती है पहली थ्योरी में। दूसरी थ्योरी थी वो ज़िंदा बच गए और दूसरी और तीसरी थ्योरी जो कि गिनाई जाती है अलग-अलग, दोनों में वो रशिया जाते हैं। दोनों की शुरुआत रशिया ही से होती है। दोनों में वो रशिया जाते हैं और वो रशिया में आइसोलेट करते हैं 1954 तक, दोनों थ्योरीज़ में, ठीक है? 54-55 के बाद जो थ्योरी है, वो ये है कि दूसरी थ्योरी में वो रशिया में ही रहे और यूरोपियन एजेंट की तरह उन्होंने काम किया और एंड में वो टॉर्चर हुए एंड इट गिव्स अ वेरी ग्रूसम डेथ कि ट्रेजिक डेथ हुई नॉस्टैल्जिया में मिशन रेस्क्यू मिशन के लिए। ये नेताजी की शख्सियत जैसी बता बोली गई लगती तो है नहीं। ये आदमी अपने आप को गोली मार सकता था 1 मिनट में। ये किसी का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है। दूसरी और उसी सेकंड थ्योरी में जो दूसरी थ्योरी निकल के आती है 2A और 2B कहें हम इसे, तो जो सेकंड बी थ्योरी है वो ये है कि रशिया ने उनको जाने दिया एक टाइम के बाद, कि वो जानते थे कि ये नहीं पकड़े जाएँ, कहीं से भी और इनको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, या तो एस्केप कर गए या तो वो चले निकल गए वहाँ से और वो वापस घूम के इंडिया ही आ और इंडिया में फिर कई जगह साइटिंग्स होती हैं। मेनली यूपी, बिहार वेस्ट बंगाल वाला रास्ता यूपी, बिहार और क्या कहते हैं यहीं पे मंडराते रहते हैं और यहाँ से थ्योरीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि जो उनके साथ है उन्हें कभी गुमनामी बाबा नहीं कहा गया था। उनका नाम भगवान जी था। जो कहते थे वो भगवान जी कहते थे वो भी उनका कोई नाम नहीं था। उन्हें पब्लिक किसी नाम से बुलाती थी। अलग-अलग नाम थे। गुमनामी बाबा तो जर्नलिस्ट्स के नाम हैं। जर्नलिस्ट ने जो नाम रख दिए जर्नलिस्ट तो बहुत सारे नाम रख देते हैं सचिन तेंदुलकर को भगवान भी कहते हैं लेकिन आ, इन्होंने भगवान जी अनऑफिशियल टाइटल था और जो उनका मेन टाइटल था वो जो अनऑफिशियल टाइटल उनका मेन कोई टाइटल नहीं था उनका कोई नाम नहीं कहा जाता था। अब यही बात है कि जो उनसे बड़ा आदमी मिलेगा वो कुछ कभी बताएगा नहीं लेकिन क्या कहते हैं गांधी जी ने किसी सीनियर लीडर को बोला था कि सुभाष जिंदा है उनके मरने के 1 साल बाद आजादी के टाइम पे और कहा था मेरे 2 ही बेटे हुए हैं उसमें से एक अभी जिंदा है और एक होम मिनिस्टर बन गया है तो क्या कहते हैं जो जिंदा है वो सुभाष थे और जो होम मिनिस्टर बन गया वो तो उनके सामने ही थे तो उन्होंने यही कहा था और ये लीडरशिप में बात बहुत फैल गई थी और उसके बाद उन्होंने कभी इस बात का ज़िक्र नहीं किया। खैर उसके बाद गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से हाथ भी हटा लिए थे। लेकिन ये बात आगे जब बढ़ती रही 50s में 60s में कमीशन खत्म हो गए। गांधी जी का आपने नाम लिया तो मैं जिक्र करूंगा कि गांधी जी जब जो क्रैश की जो रिपोर्ट आई थी और सुभाष का परिवार एकदम उसमें बैठा हुआ था तो उनको 2 टेलीग्राम आए उस दिन। एक मदन जी। मोहन मालवीय का था और दूसरा गांधी जी का था। गांधी जी ने कहा था कि नेताजी की अंत्येष्टि मत करना। हुँ। तो ये जो शख्स झूठ नहीं बोलता और इस तरह की इमेज के साथ चलता है, उनका और कहना ये था कि टेलीग्राम भी किसी छोटे आदमी को नहीं आया था, शरद चंद्र बोस जी को आया था। शरद चंद्र आप बोस जी को आया था। आप जी, शरद चंद्र बोस जी को के साथ कोई मज़ाक नहीं कर सकते, वो भी इस मुद्दे पे। क्योंकि शरद चंद्र बोस जी काफ़ी सीरियस लीडर थे, वो नेहरू जी को वैसे ही मना कर चुके थे कि मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। मैं उस पार्टी में काम नहीं कर सकता, आईएनसी में। और ये आप उन लीडर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं होती थी उस वक्त एग्जिस्टेंस ही नहीं था ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे इनको कोई पैसे की कमी नहीं थी ये शायद 0 रुपए के साथ भी बहुत अमीर लोग थे क्योंकि ये कहीं से पैसा कमा सकते थे कभी भी हाँ। तो आप शरद चंद्र बोस जी के साथ उस दिन मजाक नहीं करेंगे जिस दिन वो अपने भाई की याद में बिताना चाहते हैं और ऑफिशियल डे है तो आप उस दिन फ्यूनरल पे कोई मजाक नहीं करेंगे और ये टेलीग्राम था बिल्कुल सही बात बहुत अच्छी उठाई और ये बात गांधी जी की ओर से थी खैर गांधी जी उसके बाद नहीं रहे तो कोई कंफर्मेशन नहीं उस साइड से और सारी बातें दबती गईं जिस बाबा जी की हम बात कर रहे हैं उनसे मिलने कहा जाता है प्रणब मुखर्जी जी आते थे इंदिरा गांधी जी आती थी और कई बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए जाते हैं और उनसे मिलने वाले
जो उनके अगल-बगल लोग रहते थे, वो उन्हीं की केयर में रहते थे। वो बहुत ज़्यादा दुनिया को तब सोशल मीडिया था नहीं, न्यूज़पेपर सबके पढ़ने के बस की बात थी नहीं। तो लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ पाते थे। तो इन लोगों को क्या कहते हैं पहचानना बड़ा आसान था नहीं। आप बहुत आराम से सुपरस्टार हो सकते हैं 1960s में। राजेंद्र कुमार खुद के लिए सब्ज़ी खरीदते थे, तो आप बहुत आराम से सुपरस्टार हो सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं और बहुत लोग पहचान नहीं पाएँगे। और ये तो आम बात थी 80s 90s तक। लेकिन हम बात कर रहे हैं 60s 70s की। और कहा जाता है कि फिर उस पर्टिकुलर आदमी को क्या कहते हैं भेजा जाता था मिशन्स पे। चाहे वो वियतनाम मिशन हो, चाहे वो 71 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, उससे पहले ताशकंद में क्या हुआ। हर एक जगह जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत है नेगोशिएशंस की या क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर लीडर की, तो उस आदमी का यूज़ किया जाता था। ऐसी बातें हैं क्योंकि वो आदमी काफ़ी बार लोगों ने उनके साथ कहा है कि गायब होते थे, कहीं न कहीं जाते थे। और कभी पूछने पे ज़्यादा बताते नहीं थे। कभी-कभी सब बता देते, कभी-कभी कुछ नहीं बताते थे। और ये बातें इसकी बातें 80s तक होती रहीं, होती रहीं, होती रहीं, होती रहीं और उसके बाद इस टॉपिक ने आग पकड़ी है। क्योंकि तब तक कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था। शायद कॉलेज के बाद आदमी 10 साल में एक बार मिलता था, वो भी बहुत मुश्किल से। एड्रेस निकाल के, फ़ोन नंबर निकाल के, पीसीओ से फ़ोन करके। अब तो आसान हो गया है, तो अब कहना समझना बहुत मुश्किल हो जाती है ये बात। लेकिन उस वक़्त ये बात बहुत आराम से हो जाती थी कि लोग खो जाते थे। तो इतिहास के पन्नों में तीसरी थ्योरी खोई हुई है और उस थ्योरी को ढूँढना ही सबसे मुश्किल बात है शायद। वैसे वैसे ये मैं अगर अपनी बात कहूँ, मुझे तीसरी थ्योरी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तीसरी थ्योरी उनकी शख्सियत से मैच करती है। बिल्कुल। दूसरी थ्योरी है जो वो शख्सियत से बिल्कुल मैच नहीं करती है। और जो सबसे पहली थ्योरी है जो कि ऑफ़िशियल थ्योरी है, वो एक ऐसी थ्योरी है जिस पे सबसे ज़्यादा और सबसे कम सवाल उठाए जा सकते हैं। सबसे कम सवाल इसलिए उठाए जा सकते हैं क्योंकि 1-2 ऑफ़िशियल क्या कहते हैं बयान है दर्ज कि वो सही है। अब प्रॉब्लम ये है उसके इर्द-गिर्द कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आप कुछ वैसे भी ये कह एक एमेच्योर पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये ज़हन में जब मैंने पढ़ा कि वो जस्ट गैस टैंकर के नीचे बैठे हुए थे सुभाष जी, वो पेट्रोल वाले के, और उनके जस्ट पीछे बैठे हैं रहमान। एंड रिजल्ट है कि सुभाष जी पूरे फ्यूल में एंट्रेंच्ड हैं, पूरे ड्रेंच्ड हो चुके हैं वो, और रहमान पे एक बूंद भी नहीं गिरी। मतलब रहमान का सिर्फ हाथ जला है और शायद हल्का सा चेहरे पे कुछ लगा हो, लेकिन उनका सिर्फ हाथ जला है। और वो भी वो शायद हाथ में उन्होंने कहा था कि आग बुझाते वक़्त वो जला भी था। आग बुझाते वक्त, तो मतलब जस्ट चला पीछे था। है। ऐसा नहीं है कि मतलब सीटों के बीच में लेग स्पेस दे के बैठाया गया है, ऐसा नहीं है। मतलब पालथी मार के आप मेरे पीछे बैठे हैं और टैंकर सीधे नेताजी पे गिरता है, मोशन के साथ गिर रहा है। तो मोशन, क्या ग्रेविटी सिर्फ इधर ही थी या पीछे नहीं गई? प्रॉब्लम ये भी है कि रहमान जी ने उसके बाद पाकिस्तान जाना चूज़ किया, तो ऑफ़ कोर्स इंडिया वाले इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे बहुत लंबे टाइम तक और वो कोई छोटे-मोटे ऑफ़िसर तो थे नहीं, है ना? तो ये बात भी है कि रहमान जी ने उसके बाद अब आईएनए का सेकंड इन कमांड सेकंड लीडर जो कि बोस साहब के साथ हमेशा चलता है नेताजी के साथ। उसको जो कहा जाएगा, वो तो हमारे स्कूल में हमारे क्लास में होता था कि जो एक आदमी कह देता था वो सच बना दिया जाता था, ठीक? 4-5 लोग एक चीज़ लेके खड़े हो जाते थे, तो आज तक सबको लगता है वही सच है। उसपे भी एक कितनी सीरीज़ कहानी हम लोग हमने कर कॉलेज में सकते हैं। बनाई है जो झूठ है। जी, जी, जी। तो वैसे कोई 6 ह बयान लिए गए थे, 6 बयान लिए गए थे जितने जिंदा थे। 7 लोग बचे थे, उसमें से 6 का जी, बयान लिए गए थे। जी। तो और वो तो 6 बयानों में ये है कि क्रैश हुआ है, डेथ हुई है। लेकिन उसमें अलग-अलग 2-3 लोगों ने क्लेम किए हैं। किसी ने कहा कि मैंने बुझाने की कोशिश की, किसी ने कहा रहमान ने बुझाने की कोशिश की। ये चीज़ थी। और एक अनऑफिशियली ये सुनने में आता है कि रहमान जी कहानी सुनाने में बहुत अच्छे थे। मतलब हुँ। एक ही कहानी को वो अलग-अलग अंदाजों में सुना सकते थे। और रहमान लास्ट मिनट पे चॉइस थे। मतलब आबिद हसन जो 3 साल से, मतलब
जिन्होंने सबमरीन की यात्रा की उनके साथ, पहली बार डिंगी क्रॉस करके गए, कहाँ-कहाँ जापान, बर्मा के जंगलों तक साथ में थे। एक तरह से एकदम एक केयरटेकर के जैसे रहे थे आबिद हसन, और उनकी जगह लास्ट मोमेंट पे रहमान को प्रेफ़र करना। तो ये एक चौंकाने वाला एक चॉइस था। हुँ। तो बिल्कुल ऐसा सही आदमी बात है। चाहिए था जो कहानी सुना के लोगों को कन्विंस कर सके। जी, जी, आई चूज़ बिल्कुल, सिद्धार्थ। बिल्कुल। बिल्कुल, सी तो असल में बात वही वही यही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उनको एक स्टोरी टेलर चाहिए था और वो स्टोरी टेलर इंडिया में रहने वाला नहीं था क्योंकि ये बात तो क्लियर हो चुकी थी तब तक कि पार्टीशन होने वाला है। हुँ, पार्टीशन की बातें हो गई थी, उससे 20 साल पहले शुरू हो चुकी थी पार्टीशन की बातें, लेकिन पार्टीशन होने वाला है और जो हमारा आदमी होगा, जो मेन ये कहानी सुनाएगा, वो अलग कंट्री से सुना रहा होगा ये कहानी और उस कंट्री में ज़िक्र ही नहीं होगा इस बात का। तो प्लान एकदम सोचा-समझा और अगर यही प्लान का आइडिया था क्योंकि हमने भी बहुत कहानियाँ बनाई हैं कि हॉस्टल में कौन बम फोड़ रहा है दिवाली के दिन, लेकिन उनमें से कोई कहानी सच नहीं होती है। क्योंकि कहानियाँ कहानियाँ होती हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये मैं हमेशा कहीं भी कोई भी आर्टिकल पढ़ता हूँ, किसी का वीडियो भी देखता हूँ या मैं किसी ऑफिस सिर्फ नेताजी पे नहीं, किसी भी और चीज़ का फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, रिव्यूज़ हो गए, तो आपको जाके कुछ भी बोलना है। और आप जब उसकी असलियत देखेंगे, अगर आप रिव्यूज़ पे जाके पिक्चर देख लेंगे, तो ये पहले भी होता था या आज भी होता है कि आपको हमेशा सेम चीज़ नहीं मिलेगी, जो वहाँ पे परोसी जा रही है और ये रिव्यूज़ का अच्छे रिव्यूज़ के लिए भी है, बुरे रिव्यूज़ के लिए भी है। हाँ, कभी-कभी लोग रिव्यू बहुत आते हैं, भूल-भुलैया को 2 स्टार दिए गए थे, मुझे याद है आज भी जो अक्षय कुमार की पहली आई थी पिक्चर और फिर वो फ़िल्म को और ऐसा बहुत सारी चीज़ों को हुआ है, तो अगर हम पास का ही कोई आइडिया लें समझाने के लिए, तो जो वो दिखाया जा रहा होता है, वो होता नहीं है और सब बातें हुई थी। इनमें से कुछ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है कि नेताजी कहा जाता है कि जब वो जले हुए थे, जापान उनको ले जाया गया, हॉस्पिटल तक तो ज़िंदा थे ऑन द स्पॉट ब डेथ नहीं थी, तो उन्होंने कुछ कहा और वहाँ के लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो क्या कहते हैं बात थी, प्रॉब्लम थी कि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता उस वक़्त जो ट्रांसलेटर थे उनके बारे में भी कुछ कहा जाता है। तो ऐसा ऐसा ऐसी कहानी बना रखी है कि नेताजी की बात को कोई नहीं समझने वाला था, कोई सुनने वाला कोई समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोलना चाहते थे। ऐसी हालत में थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे और किसी न किसी तरह एंड में ले जाके प्लेन क्रैश की थ्योरी सही है। तो ये एक बात थी क्योंकि तुरंत इतने बड़े आदमी पे तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता है। इंडिया हिल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके वैसे यार बाद एक एक बात बात हम लोग और काफ़ी गौर कर करने सकते की हैं है, इस पे। एक बात और गौर करने की है ऑलराइट। कि मतलब शाहनवाज़ 53 तक 53-54 तक सबसे पहली आवाज़ उठाने वाले या ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले की एक इन्वेस्टिगेशन हो। शाहनवाज़ उसमें सबसे आगे थे, बट कमीशन के बाद उनका रुख बदल गया और उनको फिर मिनिस्ट्री बाद भी में कुछ ऑफ़र हुई मिनिस्ट्री भी ऑफ़र हुई। आबिद हसन जो उनके क्लोज़ एसोसिएट थे, उनको भी एक फ़ॉरेन सर्विस दी गई और भी थी। जो उनके आईएआर थे, आईएनए के सारे ऑफ़िसर्स गवर्नमेंट ऑफ़िशियल बन गए, गवर्नमेंट सारे। ऑफ़िशियल बने हैं सारे, जो भी और टॉप वो टॉप अ, में थे, सारे टॉप वो वाले। वो आईएनए के सारे ऑफ़िसर्स थर्ड थ्योरी में देखे जाते हैं, मिलते हैं मिलने आने के लिए। सारे के सारे एक-एक आदमी अब अ, बाकी बाकी आईएनए को कहीं किसी फ़ोर्स में या गवर्नमेंट जॉब में उनको लिया नहीं गया था जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन आबिद हो गए या स्ट्रेसी हो गए, ये सब करके मतलब जो भी इम्पोर्टेंट नाम हैं, अय्यर हो गए, इन लोग को कहीं न कहीं उनको लगाया गया। और वो फॉरेन डिप्लोमैट्स बने या क्या बने, वो अलग बात है, बट वो जो भी ये बने ऐसे ये बने ये कि गौर की नेताजी उन्हें बात है। कंट्रोल कर सकें। जी, वो ऐसे बने कि वो प्रेज़ेंट रिजीम के अगेंस्ट ना जाएँ हुँ, और ऐसे बने कि इंडिया के जितने भी छोटे मामले हैं, उसमें ना पड़ें, ठीक है? वो किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहें। और ये सारे लोग जिनके नाम लिए गए हैं, सब थर्ड थ्योरी में कहीं न कहीं देखे जाते हैं, मिलने आने के लिए बिल्कुल, गुमनामी क्योंकि बाबा से सब मिलते हैं। जी, तो ये एंड में ये बताया जाता है कि ये सब लोग आया करते थे मिलने के लिए, कई पॉलिटिशियंस आया करते थे उनसे सलाह लेने के लिए।
जब उनकी डेथ हो गई तब उनकी हैंड राइटिंग्स भगवान जी की और कई सारी चीज़ें वहाँ रह गईं। कई सारे लोगों ने आके, फैमिली रिलेटिव्स ने आके या उनकी नीस ने आके ये एक बार देखा वो सब और काफ़ी सारी बातें सिमिलर पाई हैं। क्योंकि हैंडराइटिंग एक चीज़ होती है जो बहुत जल्दी नहीं बदलती है। आप चाहे राइट हैंड से लिखें, लेफ्ट हैंड से लिखें, दे जो एजेस बनते हैं, जो कर्व्स बनते हैं, वो सेम बनते हैं। तो वहाँ से जो चीज़ें उठीं, वो काफ़ी मुश्किल हो गईं। लेकिन अगर मैं फिर से वही कहूँगा, अगर जो आदमी है, जो भेष बदलने में इतना माहिर है, वो अगर खुद चाहता है कि वो ना ढूँढा जाए, तो उसको ढूँढना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, तो इस पे हम बात चौथी काफ़ी लंबी कर सकते हैं। चौथी डेथ यही थी कि वो आदमी खुद नहीं मिलना चाहता था। वो आदमी खुद नहीं मिलना चाहिए। इस पे हम बात काफ़ी कर सकते हैं, जी, बट काफ़ी बड़ा पहले ही हो गया, तो इसे हम कंक्लूड करते हैं और एक-एक लास्ट कमेंट आप लोग दें और फिर ये सीरीज़ हमारी यहीं पे आज खत्म होती है। सात्विक पहले आप। अय्यार की अय्यारी को क्या जानो। हुँ, इस कहानी का ना शुरुआत है ना अंत है। ये सब हमारे दर्शकों पे है कि वो उसे क्या समझते हैं, क्या अपने अंदर डालते हैं। लेकिन एक तो शख्सियत थी नेताजी की, हो सकता है अगर हमने अच्छे से आप तक पहुँचाई है, तो प्लीज़ जुड़िएगा हमसे, हम आईएनए की भी स्टोरी लेके आएँगे। अच्छी शशांक बात। आप बताइए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये अलग बात है। हमें देखिए, अब अगर नेताजी ज़िंदा भी थे या उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई या रशिया में मृत्यु हुई या वो गुमनामी बाबा के तौर पे मरे, इससे अब यही फ़र्क पड़ता है कि हमें एक सच्चाई पता चले। बट जो वो चाहते थे कि भारत एक ताकतवर देश बने और जो उनके आइडियाज़ थे जिस पे वो चलते थे, वो कहते थे कि अ, देश माता की पूजा करो, देश माता की सेवा करो। ये चीज़ें लेना ज़्यादा ज़रूरी है। नेताजी के ने जो सिखाया, वो सीखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नेताजी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, नेताजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और कंट्रोवर्सी है, बातें करिए, सच्चाई पता होनी चाहिए। मगर जो उन्होंने सिखाया, वो सीखिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। मैं बस ये कहूँगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ादरलैंड और मदरलैंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। और जो फ़ादरलैंड कहता था और जो मदरलैंड कहता है, उसमें वही अंतर होता है जो आजकल काफ़ी महिलाएँ सिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो बहुत पहले ही सिखा दिया गया था यहाँ पे। तो और जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, वो देश रहता नहीं है। वो देश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये मेरी लाइन नहीं है, नेताजी की लाइन है। इसी के साथ उनकी यही याद के साथ अलविदा करते हैं कि वो चाहते थे कि सुभाष रहें या ना रहें 1945 के बाद। ये कहना मुश्किल है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि नेताजी आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल, इंसान खत्म हो सकता है, सोच नहीं। शरीर खत्म हो सकता है, रूह नहीं। एक नायक खत्म हो सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व नहीं। इसी लाइनों के साथ आपको छोड़ देते हैं। हमारी ये सीरीज़ यहीं खत्म। मेनी डेथ्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, मेनी डेथ्स ऑफ नेताजी हमारा पहला एपिसोड भी हो सकता है, हमारा आखिरी एपिसोड भी हो सकता है। तो आज की हमारी सीरीज़ यहीं खत्म। इसके बाद हम आते रहेंगे, कई नई सीरीज़ लेके, कई नई टॉपिक्स पे बात करने के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत थैंक्स कहते हैं कि आप हमारे पास आए। धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।